हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप लोग की क्लास 10th चैप्टर नंबर 03 में ये दिया हुआ है। ठीक, तो मैथ के चैप्टर नंबर 03 में ये चैप्टर है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम इसको कंप्लीट वन शॉट में करने वाले हैं और देखने वाले हैं इस चैप्टर में आप लोग के पेपर के लिए, आप लोग के मेन पेपर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का पेपर जो है से बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। ठीक है, बहुत ही कम समय बचा है, तो बहुत ही कम समय में हम एक क्विक रिवीजन करवा दे रहे हैं और इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब होगा और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब होगा उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो भी पॉइंट सब होगा, जिस पॉइंट से आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी पॉइंट को देखिए आज हमने एक समरी में रिवाइज करवा दिए हैं। ठीक है, तो आज हम इसको भी समझने वाले हैं कि पॉइंट सब क्या होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सब आता है, न्यू पैटर्न क्या है आप लोग के बोर्ड एग्जाम का जिस पे आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। तो याद रखना, एक ऐसा समीकरण, याद रखिएगा, एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस का v2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन रहेगा, इस तरीके का अगर रहेगा तो हम बोलेंगे कि वो दो चर वाले रैखिक समीकरण है जहाँ एक्स वाई आप लोग देख सकते हैं कि दो चर है और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो है से एक अचर संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि एक इसका अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, एग्जांपल दिया हुआ है 3x प्लस का 2y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस का 4y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके का जो समीकरण रहेगा तो इसको हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आई होप कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानना आसान है। इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात निम्नलिखित में कौन समीकरण है, बस आप लोग को बस इसका हल आप लोग को पूछ सकता है, इसके कितने हल होंगे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने देखिए कवर भी कर रखा है कि समीकरण को कभी कितने हल होंगे, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कब कहेंगे कब नहीं कहेंगे। और सबसे पहली बात a1 b1 a2 b2 ये सब क्या है, c1 c2 ये सब क्या है। तो आइए हम पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस का 2y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। और उसके बाद जो है दूसरा समीकरण है 4x प्लस का 4y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास सेकेंड समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले ये पहचानना सीखेंगे कि a1 किसको बोलेंगे, b1 किसको बोलेंगे, c1 किसको बोलेंगे, उसी प्रकार से a2 किसको बोलेंगे, b2 किसको बोलेंगे और c2 किसको बोलेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले समझ लेते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहला समीकरण का x का गुणांक जो होता है वो a1 कहलाता है और y का गुणांक जो होता है वो b1 कहलाता है। और जिस जो जो समीकरण, पहला समीकरण में अगर कोई चर संख्या नहीं दिया रहे, चर नहीं दिया रहेगा और जो सिर्फ अचर रहेगा तो उसको हम c1 बोल देंगे। उसी तरीके से समीकरण 2 में आप लोग देख सकते हैं, तो जो भी चर संख्या रहेगा x का गुणांक को हम a2 बोल देंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर समीकरण 2 में y के गुणांक को b2 बोल देंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से c2 हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं a1 का जो वैल्यू है वो 3 है और b1 का वैल्यू 2 है और c1 का वैल्यू 9 है। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि a2 का जो वैल्यू है वो 4 है और b2 का जो वैल्यू वो भी 4 है और c2 का जो वैल्यू है वो 3 है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम a1 a2 a1 b1 a2 b2 c1 c2 का किस तरीके से मान जो है फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि समीकरण को कब कितने हल होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस पर आप लोग को गारंटी है 100% कि आप लोग को एक तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एक से ज़्यादा भी दिख सकता है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से फिक्स है दिखेगा। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि समीकरण को कब कितने हल होंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि इस पर आधारित किस तरीके का आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले कि समीकरण को कब कितने हल होंगे। तो देखिए सबसे पहले कंडीशन है, एक कंडीशन आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हलों की संख्या कितना हो, क्या होगी वो याद रखना है। उसके बाद ग्राफ उसका किस तरीके से, ग्राफ की कंडीशन क्या होगी वो भी आप लोग को याद रखना है। देखिए जब भी देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमने बता रखा है, तो उसी प्रकार से यदि a1 बटे a2 नॉट इजकल b1 बटे b2 तब समीकरण को अद्वितीय हल होगा। देखिए a1 बटे a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2 तब जो है समीकरण को अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब यह होता है कि समीकरण को एक हल होने वाला है। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर इसका ग्राफ की कंडीशन की बात की जाए तो ग्राफ का जो कंडीशन होगा वो होगा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। ठीक है, और इस कंडीशन में समीकरण को अविरोधी भी कहा जाता है।
समीकरण को अविरोधी भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि समीकरण का यदि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो तो समीकरण को कितने हल होंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, समीकरण को अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय ऑप्शन में दिया रहता है, ठीक है। अद्वितीय का मतलब होता है दो नहीं एक होगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में मैंने लिख रखा है कि एक हल, ठीक है। उसी तरीके से इस कंडीशन में समीकरण को अविरोधी भी कहेंगे और इसका जो ग्राफ होने वाला है वो प्रतिच्छेदी होगा। तो ये दोनों में, ये तीनों में से देखिए 1 2 3, ये 3 पॉइंट में से कुछ एक पूछ सकता है आप लोग को, ठीक है। अब जैसे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होगा तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, समीकरण को अद्वितीय हल होना चाहिए। उसके बाद इस कंडीशन में समीकरण जो है सो अविरोधी कहलाता है। उसके बाद इस कंडीशन में समीकरण का जो ग्राफ होता है वो प्रतिच्छेदी कहलाता है। तो आई होप कि आप लोग को पहला कंडीशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन पर, और सेकंड कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है, यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो तो इस कंडीशन में समीकरण का जो है अनंत हल होंगे। इस कंडीशन में समीकरण को अनंत हल होंगे और इस कंडीशन में समीकरण आश्रित कहलाता है। और इस कंडीशन में जो है समीकरण का ग्राफ वो होता है संपाती रेखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा तो सबसे पहले उसका ग्राफ, उसका कितना हल होंगे ये याद रखना है। तो कितना हल होंगे, अनंत हल होंगे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अनंत हल मतलब उसको अनगिनत हल हो सकते हैं, कई प्रकार से x y का मान निकल सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से इस कंडीशन में समीकरण आश्रित कहलाता है। जैसे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 में समीकरण को अविरोधी कहेंगे, तो उसी तरीके से a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 में समीकरण को हम आश्रित कहेंगे, ठीक है। और इस कंडीशन में जो इसका ग्राफ होगा वो संपाती रेखा होगा। आई होप कि आप लोग को ये दो कंडीशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए समझ सकते हैं, फॉर्मूला है या फिर पॉइंट है, जो भी आप लोग इसको समझिए, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के पेपर के लिए, क्योंकि यहाँ से कम 2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। 100% है, गारंटी के रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन हम पढ़ेंगे कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, यहाँ पे देखिए नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 होगा तो समीकरण को हमें कोई हल नहीं होने वाला है। उस कंडीशन में समीकरण को एक भी हल नहीं होगा। और इस कंडीशन में जो समीकरण विरोधी कहलाता है, क्या कहलाता है, विरोधी कहलाता है, आप लोग देख सकते हैं। और इस कंडीशन में समीकरण का जो ग्राफ होगा वो समांतर रेखा होगी, उसकी जो मतलब रेखा होगी वो समांतर रेखा होगी। अब समझ लेते हैं इसमें प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, संपाती रेखा क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है। तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखा का क्या मतलब होता है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, आलेख विधि सीखेंगे, तो समीकरण का दो लाइन जाएगा, यानी ग्राफ का 2 लाइन जाएगा। एक तो इस समीकरण का लाइन जाएगा एक, और दूसरे समीकरण का लाइन जाएगा। तो मान लिया कि प्रतिच्छेदी रेखा में एक समीकरण का लाइन इस तरीके से जा रहा है, तो दूसरा समीकरण का लाइन इसको काटते हुए कहीं पे से जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये जो समीकरण का जो ग्राफ है वो प्रतिच्छेदी होगा। मतलब एक बिंदु पर कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी काट रहा है, तो उसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। तो अब संपाती रेखा समझते हैं। देखिए मान लिया पहली समीकरण का जो रेखा है वो इस तरीके से गया, तो दूसरा समीकरण का रेखा भी है इसी के ऊपर से होकर ही जाएगा, इसी के ऊपर जाएगा, क्योंकि संपाती का मतलब यही होता है कि उसके ऊपर चढ़कर, ठीक है, मतलब उसी के ऊपर से लाइन गुजरेगा। समांतर आप लोग समझ रहे होंगे कि मान लिया कि एक रेखा इस तरीके से जा रहा है एक समीकरण का, तो दूसरा रेखा जो है इसके समांतर में जाएगा, यानी इसको इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे। जब इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहीं पे काटेगा नहीं, तो इसका हल भी नहीं होगा। तो इसीलिए लिखा गया है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 होगा तो इसको कोई हल नहीं होगा और यह विरोधी कहलाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये कंडीशन समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस पर आधारित किस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन पूछने वाले हैं बिहार बोर्ड, ठीक है। और उसी किस तरीके का क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, ठीक है। तो आज हम पिछले ईयर वाला भी क्वेश्चन करेंगे और न्यू क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए अब हम कंडीशन पर प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो कंडीशन पर सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, देखिए बोल रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म को अद्वितीय हल होने पर आलेख का रूप होगा। देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि समीकरण को, अगर एक समीकरण को जो हल है अद्वितीय होगा तो उसका जो है से ग्राफ किस तरीके का होना चाहिए, यानी आलेख किस तरीके का होना चाहिए। तो आप लोग को हमने पढ़ाया है पीछे कि यदि समीकरण को अगर हल उसका अद्वितीय होगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। तो आप लोग उस कंडीशन को अच्छे से याद करिएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चन उस पर लगाइएगा, तो आप लोग को भी याद हो जाएगा और इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए अद्वितीय हल होने पर उसका जो आलेख होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। अगर कोई हल नहीं होगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो समांतर होगा, ठीक है। अगर अनेक हल होगा, अनंत हल होगा, तो उसका जो आलेख होगा वो संपाती होगा, ठीक है। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x - का 2y = 0 एवं
3x माइनस का 4y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0 की रेखाएं हैं। तो देखिए इसमें भी पूछ रहा है कि रेखाएं मतलब आलेख किस तरीके का होगा। तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करने का मैं तरीका बता देता हूँ कि x माइनस का 2y इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट समीकरण दिया हुआ है, और सेकेंड जो है 3x माइनस का 4y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है रेखाएं क्या होगी। तो हमें रेखाएं, इसका हमें ग्राफ विधि बनाने नहीं लगना है। ऑब्जेक्टिव में अगर इसका ग्राफ निकालने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने पीछे जो कंडीशन बताए हुए हैं कि a1/a2 b1/b2, उस पर बैठा के देखना है। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने के बाद हमें देखना है कि a1 का मान जो है से देखिए x का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया a1 का मान। a2 का मान देखिए 3 है, यहाँ पे दूसरे समीकरण का x का गुणांक को a2 बोलेंगे। ठीक है, b1 का देखिए -2 है, तो -2, और b2 का आप लोग देख सकते हैं -4 है, और c1 का पहला समीकरण में देखिएगा तो 0 वैल्यू है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो 0 है बटे, और c2 का वैल्यू यहाँ पे -20 है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा पूरा। तो देख सकते हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, यानी ये दोनों ही बराबर नहीं है। इसको तीसरा को छोड़ देंगे, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो हम बोल सकते हैं कि इस समीकरण का जो रेखा होगा, ऐसी कंडीशन में समीकरण का जो रेखा होती है वो प्रतिच्छेदी रेखा होता है, मैंने पीछे पढ़ा रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। इसका ट्रिक भी है कि आप लोग मतलब प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करते करते आप लोग को भी मतलब अनुमान हो ही जाएगा कि इसका किस तरीके से होगा। क्योंकि देखिए a1 का मान यहाँ पे 1 है, तो आप लोग भी बना सकते हैं कि 1/3 हो जाएगा यहाँ पे -2 अपन में -4, जो कि कैंसिल होकर 1/2 हो जाएगा। तो 1/3 और 1/2 ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो आप लोग इसको अपने मतलब बिना कलम उठाए भी बना सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला रैखिक समीकरण युग में x प्लस का 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 एवं -3x माइनस ऑफ 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के हल है। तो देखिए इसमें हमें हल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी हमें a1/a2 b1/b2 का कंडीशन पता कर लेंगे, और कंडीशन पता करने के बाद जो है से हमें हल पता हो जाएगा। तो सबसे पहले जो भी समीकरण दिया हुआ है x प्लस का 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट समीकरण, और यहाँ पे दिया हुआ है -3x माइनस ऑफ 6y प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया सेकेंड समीकरण। तो आप लोग देख सकते हैं a1/a2 बैठाएंगे, यहाँ पे से a1 का मान 1 है, और यहाँ पे -3 है, उसी प्रकार से यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे -6 है, उसी प्रकार से c1 का मान 5 है, यहाँ पे 1 है। तो आप लोग देख सकते हैं ये तो 1/-3 तो है, 1/-3 है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी 1/-3, यानी ये दोनों इक्वल हो गया, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 हो चुका है। यहाँ देखिए c1/c2 बराबर नहीं है, तो हम इस कंडीशन में ये वाला लगाएंगे कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, तो समीकरण को जो है से कोई हल नहीं होने वाला है, एक भी हल नहीं होगा समीकरण को। और इस कंडीशन में समीकरण का जो ग्राफ होगा वो समांतर होगा, और इस कंडीशन में समीकरण जो है से विरोधी कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पेपर में आने वाला ही है, फिक्स है, याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 तथा 2x प्लस का ky इज इक्वल टू 14 के संपाती होंगे। देखिए अब दो समीकरण हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसका चारों ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो ये चारों में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें जो भी समीकरण दिया हुआ है उसको पहले हम लिखेंगे, x प्लस का 2y इज इक्वल टू 7, और ये देखिए हमारे पास ये फर्स्ट समीकरण है। और उसी प्रकार से देखिए 2x प्लस का ky इज इक्वल टू 14, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड समीकरण है। ठीक, तो अब हमें बोल रहा है कि यदि इसकी रेखा संपाती का मतलब होता है कि अगर ये दोनों का ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो वो संपाती होने वाला है। अगर संपाती होगा तो बताना है कि जो k है वो k का मान कितना होगा, यानी k की जगह पे हम कितना रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले संपाती होगा तो अनेक हल होगा, अनंत हल होगा, और अनंत हल होगा तो कंडीशन हमने बता रखा है कि कंडीशन क्या होगा। तो कंडीशन ये होता है कि a1/a2
बराबर V1/V2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। यानी तीनों बराबर होना चाहिए, तब कहेंगे कि उसका जो है अनंत हल होंगे और उसका जो है ग्राफ संपाती होगी, और इस कंडीशन में जो है समीकरण आश्रित कहलाता है, ठीक है। ये तीनों में से कोई एक पूछेगा, जैसे देखिए संपाती जब बोल दिया, या फिर अनंत हल हो गया, या फिर आश्रित हो गया, अगर ये तीनों में से कोई एक बोल दिया तो कंडीशन होगा A1/A2 बराबर V1/V2 बराबर C1/C2। ये मैंने पीछे करवा रखा है, ठीक है। तो आइए अब इसको हम इसी कंडीशन पे सॉल्व करेंगे, जब A1/A2 बराबर V1/V2 बराबर C1/C2। तो जब हम इस पे सॉल्व करेंगे इसको, तो अब ये देखते हैं A1 का वैल्यू, देखिए x का गुणांक को समीकरण के पहला समीकरण फर्स्ट में x के गुणांक को A1 बोलेंगे और y के गुणांक को A2 बोलेंगे, ये मैंने पीछे भी बताए हुए हैं, ठीक है। तो A1 का मान x है और A2 का मान देखिए 2 है। समीकरण 2 में x के गुणांक को बोला जाता है। B1 का वैल्यू 2 है और देखिए B2 का वैल्यू k है, यहाँ पे इसी k का वैल्यू हमें फाइंड करना है, देखिए k है, ठीक है, इज इक्वल टू C1 14 है, सॉरी 7 है और C2 14 है। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 दूना 14 हो सकता है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों में ले सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 2/k। तो k को 1 से गुना होगा तो k 1 जा k और 2 2 जा 4, यानी हम देख सकते हैं यहाँ से k का जो वैल्यू निकलेगा वो 4 निकलेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, k का मान निकालिए जब समीकरण इतना इतना संपाती होगा, या पूछ सकता है कि अगर समानांतर रेखा होगी, या पूछ सकता है कि अगर k का मान निकालिए जब समीकरण इतना इतना को कोई हल नहीं होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये होगा कि समीकरण का हल कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए समीकरण का हल करना, तो देखिए बेसिकली हमारे पास जो है से यहाँ पे 4 विधि सीखेंगे समीकरण को हल करने का, जो कि सबसे पहला विधि हम सीखने वाले प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद जो है से वज्र गुणन विधि, सॉरी ये विलोपन विधि, उसके बाद आलेख विधि, उसके बाद हम वज्र गुणन विधि। ये चारों आप लोग के एग्जाम के लिए, आप लोग के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखिए आलेख विधि तो आपको कंफर्म पूछेगा ही पूछेगा 5 नंबर में, ठीक है। यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोग को तैयार होने वाला है, कंफर्म है कि पूछना ही पूछना 100%। आलेख विधि पूछेगा ही पूछेगा। प्रतिस्थापन वगैरह सब 2 नंबर में पूछा जाता है। विलोपन विधि सबसे आसान है, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इस तरीके का समीकरण दे देगा और पूछेगा एक्स वाई का मान निकालने के लिए, और ऑप्शन दे देगा। तो इस समीकरण को सबसे आसान विधि से जो सॉल्व करेंगे वो है विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि से सॉल्व करके इसका आंसर हम निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि विलोपन विधि से इस समीकरण का हल करें, या फिर प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण का हल करें, या वज्र गुणन विधि से इस समीकरण का हल करें, तो हमें सब विधि आना चाहिए, ताकि हमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो हमें उस विधि से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आइए अब हम प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं कि समीकरण को किस तरीके से हल किया जाता है, ठीक है। समीकरण को हल करने का मेनली 4 तरीका होता है। सबसे पहला जो होता है प्रतिस्थापन होता है, उसके बाद लुप्तीकरण होता है, उसके बाद आलेख विधि होता है, उसके बाद वज्र गुणन विधि होता है। तो ये चारों तरीका को हम सीखने वाले हैं कि ये चारों टाइप से किस तरीके से समीकरण को हल किया जाता है, मीन्स के एक्स वाई का मान निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण में एक्स वाई का मान किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, समीकरण दो समीकरण इस तरीके से दिया रहेगा, जिसको हम अपने मन से समीकरण नंबर 1 मानेंगे और उसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में समीकरण दिया रहेगा, जिसको हम समीकरण नंबर 1 और 2 मानकर चलेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद जब भी प्रतिस्थापन विधि क्वेश्चन में बोला जाए, तो प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या करना है, सबसे पहले लिखना है समीकरण नंबर 1 से। देखिए सबसे पहले आप समीकरण नंबर 1 से लीजिएगा, और जो भी समीकरण 1 रहेगा हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 20 है, तो इसको हमें उतार देना है, और यहाँ से हमें x या y का वैल्यू फाइंड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हमें x या y का वैल्यू फाइंड करना है, किस तरीके से, तो वो देख सकते हैं। मान लिया कि हमें यहाँ x का वैल्यू निकालना है, तो 3x इज इक्वल टू 20 और माइनस 5y उधर जाएगा तो प्लस के यहाँ पे 5y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकलेगा तो 20 प्लस का 5y बट्टे में 3 हो जाएगा, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमने x का वैल्यू निकाला है, जो कि x इज इक्वल टू 20 प्लस का 5y अपॉन में 3 बचा है। तो यहाँ से आप लोग इस तरीके से एक x या y का वैल्यू इस तरीके से निकालना है, और फिर यहाँ से लिखना है क्या कि x का यह मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर
2 में रखने पर देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से लेना है। समीकरण 1 से लेने के बाद जो भी समीकरण दिया रहेगा उसमें x या y का वैल्यू कुछ इस तरीके से फाइंड कर लेना है। और जब x या y का वैल्यू जब हम फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे इस तरीके का, तो वही x का वैल्यू को क्या करेंगे, फिर समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। यह मतलब हुआ कि जब हम समीकरण 1 से लेंगे और x का जो वैल्यू निकला वो 2 में रखेंगे। अगर हम मान लिया यहाँ से समीकरण 2 से लेते हैं तो जो भी x या y का वैल्यू बचेगा निकलेगा वो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, अपोजिट करना है। तो यहाँ से x का वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर 2 जो है x प्लस का 2y इज इक्वल टू 3 है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास x का जो वैल्यू है वो है 20 प्लस का 5y अपॉन में 3। तो ये x की जगह पे हमें रखना है 20 प्लस का 5y अपॉन में 3 रखना है। ठीक, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2y है तो 2y इज इक्वल टू इधर 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक नीचे में आ जाएगा और एलसीएम आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे एलसीएम 3 आएगा, यहाँ पे 20 प्लस का 5y ही रहेगा और प्लस का यहाँ पे 6y हो जाएगा और इज इक्वल टू इधर 3 का 3 रहेगा ही। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 प्लस का y वाला y से जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 11y बचेगा, यानी 11y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3 बचेगा। यहाँ से बट्टे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करेंगे तो 20 प्लस का 11y को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 20 प्लस का 11y ही रहेगा और इधर 3 को गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर यहाँ इसको यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि 11y इज इक्वल टू 9 है और प्लस 20 उस साइड चला जाएगा, प्लस 20 उस साइड जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक, प्लस 20 उस साइड जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से 11y इज इक्वल टू, यहाँ से घटाने पर माइनस ऑफ 11 आ रहा है, माइनस ऑफ 11 आ रहा है। तो यहाँ से इसलिए y इज इक्वल टू निकलेगा -11/11 निकला तो कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। यानी यहाँ से हमें यह समझ में आ रहा है कि y का जो वैल्यू निकलेगा वो माइनस ऑफ 1 निकलेगा। अब यह y का मान क्या करेंगे, y का यह मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर ये देखिए, अब जो भी हमारे पास y का वैल्यू निकलेगा उसको समीकरण नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमें x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा और इस तरीके से हमें x और y का वैल्यू निकल जाएगा मान। ठीक है, तो y का वैल्यू देखिए समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो सबसे पहले समीकरण 3 को लिखते हैं यहाँ पे। तो 20 प्लस का 5y अपॉन में 3 था। ठीक, तो कुछ इस तरीके से था। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आप लोग देख सकते हैं 20 प्लस का 5 इंटू और y का जो वैल्यू है वहाँ पे हमें -1 रखना है। देखिए यहाँ पे 5 इंटू वाई का वैल्यू माइनस ऑफ 1 रख दिए, उसके बाद अपॉन में 3। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं x इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हुआ और 5 बन जा 5 हुआ अपॉन में 3। यहाँ से x इज इक्वल टू ये देखिए 15 अपॉन में 3। तो इसलिए हमारे पास x का जो वैल्यू निकलेगा वो 3 5 जा, हाँ 3 पंचा 15 होता है तो 5 निकल गया इसका आंसर। तो हम कह सकते हैं कि अतः x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, ये हमारा आंसर है। तो कुछ इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि को बनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि प्रतिस्थापन विधि को बनाने का क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले जो समीकरण हमारे पास क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप लोग के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो जो भी दो समीकरण दिया रहेगा उसको सबसे पहले समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इसको मान लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। इतना करने के बाद अपने कॉपी में इतना लिखने के बाद ये लिखना है कि समीकरण नंबर 1 से जो भी समीकरण 1 हमारे पास दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में उसको इस तरीके से उतार देना है और यहाँ से x या y का वैल्यू को हमें फाइंड कर लेना है। x या y का वैल्यू क्या करना है, इस तरीके से फाइंड कर लेंगे यानी निकाल लेंगे मान। उसके बाद यह x का मान जो है समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो कुछ इस तरीके से रखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते करते यहाँ से हमें y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू निकल जाएगा और जो भी y या x का वैल्यू निकलेगा उसको हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे और जब समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास जो है उसका x या y का दोनों का वैल्यू पता चल जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट विधि सीखेंगे जो कि है लुप्तीकरण विधि। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं लुप्तीकरण।
तो आइए अब हम जो है से अगला विधि सीखते हैं और प्रतिस्थापन विधि के बाद जो है से हम विलोपन विधि को सीखने वाले हैं। ठीक है, विलोपन विधि को लुप्तीकरण विधि भी बोला जाता है। तो इस टाइप का जब लुप्तीकरण का जब क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से बनाना है उसको अभी हम देखने वाले हैं। तो देखिए, जब भी आप लोग को दो समीकरण क्वेश्चन में दिया रहेगा इस तरीके का, तो उसको हमें जब भी बोलेगा विलोपन विधि से बनाने के लिए, तो विलोपन विधि से बनाने का सबसे पहले तरीका ये है कि जो भी समीकरण दिया रहेगा उसको 1 2 मान लेंगे इस तरीके से। और विलोपन विधि में सबसे खास बात यह होता है, बनाने का यह तरीका होता है सबसे पहला, कि जो भी x या y का कंपोनेंट है या x y का गुणांक है उसे हमें बराबर होना चाहिए। दोनों में से कोई एक कंपोनेंट का, दो चर के एक कंपोनेंट का जो मान होता है वो बराबर होना चाहिए। मीन्स कि यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, या यहाँ पे 5 है तो वहाँ पे भी 5 होना चाहिए, तब जाके विलोपन विधि बनता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है क्वेश्चन। अगर मान लिया बराबर क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है, मीन्स के अगर देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देखिए यहाँ पे x का भी कंपोनेंट बराबर है और y का भी कंपोनेंट बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये दोनों कटा, ये देखिए प्लस प्लस 2y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ से y इज इक्वल टू जो सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ से y का जो वैल्यू निकलेगा वो 1/2 निकलेगा। तो इस तरीके से भी एक तरीका होता है। सबसे पहले हम समीकरण इसी समीकरण को लेकर बना देते हैं। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया जाए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू मान लिया यहाँ पे हमारे पास 4 दे दिया जाए। ठीक है, और बोलेगा इसको लुप्तीकरण से सॉल्व करने के लिए, तो ये बहुत ही आसान है। लुप्तीकरण से बनाने के लिए ये बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए लुप्तीकरण में मेन बात यही होना चाहिए, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि x या y का कोई एक कंपोनेंट जो होना चाहिए, यानी उसका गुणांक होना चाहिए, ऊपर नीचे वाला दोनों बराबर होना चाहिए। मीन्स के x का कंपोनेंट देखिए यहाँ पे 1 है, y x यहाँ दूसरा समीकरण में भी आप लोग देखिएगा तो x का कंपोनेंट 1 है, यहाँ y का कंपोनेंट भी 1 है, और यहाँ भी y का कंपोनेंट 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कंपोनेंट बराबर है, तो कंपोनेंट बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको बनाएंगे। डायरेक्टली अगर इसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, वो लिखेंगे, ये भी समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, जब घटाएंगे इसको में से इसको घटाएंगे तो सब ये माइनस होगा, ये माइनस है, और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए ऊपर प्लस माइनस तक कटेगा, ये प्लस प्लस वाई हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू यहाँ से देखिए माइनस ऑफ 2 बचेगा, -4 में से 2 घटेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ से अगर हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो -2/2 जो कि कैंसिल होकर -1 बचेगा, ये y इज इक्वल टू -1 निकलेगा। ठीक है, जब y इज इक्वल टू -1 निकला तो यही करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, देखिए -1 यहाँ पे रखेंगे अगर, तो देख सकते हैं लिखेंगे यहाँ पे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, तो x प्लस माइनस ऑफ 1 यहाँ रखेंगे इज इक्वल टू 2, तो x प्लस -1 और यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ से x इज इक्वल टू 2, माइनस ऑफ 1 उधर गया तो +1, और यहाँ से x इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक जो है से x का वैल्यू 3 निकला है और दूसरा जो है y का वैल्यू -1 निकला है। तो ये लुप्तीकरण है। और देखिए इतना आसान, बिना कंपोनेंट अगर नहीं दिया रहेगा x y में और दोनों का कंपोनेंट बराबर रहेगा तो ज़्यादा जो है से इसमें कोई टफ नहीं है कि नहीं बनेगा, बिल्कुल आसान है, मतलब बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है, आराम से बन सकता है। अगर कंपोनेंट जो है से दे दिया और इक्वल नहीं दिया तो फिर हमें क्या करना है, अब हम इस पे गौर करेंगे सबसे पहले। तो आइए हम जो है से सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास कंपोनेंट एक्स वाई का दिया रहेगा और दोनों इक्वल नहीं दिया रहेगा तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो है से 3 है और उसके बाद जो है से 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों x में से समीकरण 1 और 2 में जो x है वो दोनों का कंपोनेंट को बराबर करना है। या आपका मन है अगर y का कंपोनेंट को बराबर करने का तो आप y के कंपोनेंट को भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि x का कंपोनेंट को ही बराबर कर देते हैं। x का कंपोनेंट को अगर हम बराबर करेंगे दोनों समीकरण का, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो देखिए सबसे पहले 3 में क्या गुना किया जाए और 4 में क्या गुना किया जाए कि दोनों इक्वल हो जाए। तो देखिए 3 को सबसे पहले 4 से गुना कर दिया जाए, यानी 3 को अगर 4 से गुना किया जाएगा तो 3 चौका 12x हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 4x को भी 3 से गुना कर दिया जाए तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी 12x हो जाएगा और यहाँ पे भी 12x हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है से कंपोनेंट बराबर हो जाएगा।
तो देखिए ये सब का कंपोनेंट भले बराबर हुए या नहीं हुए, हमें एक x का कंपोनेंट बराबर हो गया है समीकरण में, x वाला कंपोनेंट जो है से क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम जो है से मतलब आगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे किस तरीके से, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ठीक। जब हम समीकरण 1 को 4 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे, तो आइए सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं। देखिए जब हम समीकरण 1 को 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि ये 4 जो है ओनली और ओनली 3 में ही गुणा होगा, नहीं, ये 4 जो है 3x में भी गुणा होगा, 2y में भी गुणा होगा और 12 में भी गुणा होगा, यानी 12 से भी गुणा होगा। तो सबसे गुणा होकर लिखा जाएगा। तो सबसे अगर हम, और इसको हमें 3 से गुणा करना है, तो 3 4 से भी गुणा होगा, 3 5 से भी गुणा होगा, 3 16 से भी गुणा होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 4 जो है से अगर 3 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 12x बचेगा। उसके बाद -4 2 जा 8y बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 चौका 48 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 48 बचा। तो समीकरण को गुणा करने पर हमें ये मान प्राप्त हुआ। उसी तरीके से आप लोग देखिएगा 3 को अगर इससे गुणा करेंगे तो 12x, उसके बाद -15y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 16 दिया 48 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जब हम गुणा करेंगे तो कुछ इस तरीके का समीकरण बनकर आएगा। तो अब हम ये लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब दोनों को घटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज कर देंगे, हमेशा याद रखना है, चिन्ह चेंज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ देखिए ऊपर में देखिए प्लस है, नीचे में माइनस है, तो 12x और 12x कटेगा यानी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से जो है हमारे पास देखिए प्लस का 15y है और -8y है, तो यहाँ पे 7y बचा और इधर पूरा 0 बचा। तो y का जो वैल्यू निकलेगा 0/7, यानी y इज इक्वल टू, हमारे पास जो y का जो वैल्यू निकलने वाला है वो 0 निकलने वाला है, y का जो वैल्यू निकलने वाला है वो 0 निकलने वाला है। अगर हम इस y का वैल्यू फिर समीकरण 1 में रखेंगे, फिर इस y का जो वैल्यू है वो समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमारे पास x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, फिर लिखेंगे यहाँ से कि y का यह मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 नहीं है, ये वाला है समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 1 को सबसे पहले लिखेंगे 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ से समीकरण 1 है। उसके बाद अगर हम y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 3x माइनस का 2 इंटू वाई का वैल्यू 0 रखेंगे इज इक्वल टू 12। यहाँ से देख सकते हैं 3x माइनस का 0 और 2 को अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 12। यहाँ से आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 12 है हमारे पास, x इज इक्वल टू 12 अपॉन में 3, और यहाँ से x इज इक्वल टू 3 चौका 12 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोग को लुप्तीकरण या विलोपन विधि किस तरीके से बनाया जाता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए अब हम वज्र गुणन विधि को सीखते हैं, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि से किस तरीके से x या y का वैल्यू निकाला जाता है। तो सबसे पहले वज्र गुणन विधि का एक आप लोग को फार्मूला याद रखना है, जो कि हमारे पास दिया हुआ है x/b1c2 माइनस b2c1 बराबर y/c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2b1। तो कुछ इस तरीके का फार्मूला होता है, आप लोग इसको अच्छे से याद करिएगा। और देखिए वज्र गुणन विधि बहुत ही आसान है, ये फार्मूला पे ही सारा मान a1b1 c1 और a2b2 c2 का वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। और यहाँ ये वाला जो वज्र गुणन विधि है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के क्वेश्चन पेपर के लिए, एक क्वेश्चन वज्र गुणन विधि वाला रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं वज्र गुणन विधि को किस तरीके से बनाया जाता है। जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरीके से 8x प्लस का 5y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4, इस तरीके का जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला समीकरण को उतारना है 8x प्लस का 5y और प्लस 9 इधर आएगा तो -9, इधर हमें 0 बना लेना है, ठीक। उस साइड हमें 0 बना लेना है और इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से 3x प्लस का 2y और प्लस 4 इधर आएगा तो -4 इधर हम 0 बना लेंगे। सबसे पहले 0 बना लेना है, ठीक, यानी कि हमें बराबर के उस साइड जो है से 0 रखना है। तो आइए अब हम यहाँ पे a1 b1 का मान लिख लेते हैं। तो देखिए a1 का वैल्यू 8 है और b1 का वैल्यू जो है से 5 है और c1 का जो वैल्यू है वो हमारे पास -9 है। इसी तरीके से a2 का जो वैल्यू है वो 3 है
और B2 का जो वैल्यू है वो 2 है और C2 का जो वैल्यू है वो -4 है। यहाँ से देखिए तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का वैल्यू इस तरीके से लिखने के बाद अब लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन से जब हम वज्र गुणन से लिख देंगे तो जो फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है x बट्टे B1 C2 माइनस C2 B1 सॉरी B2 C1 बराबर y बट्टे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, A2 B1। तो देखिए कुछ इस तरीके से पहले फार्मूला को उतार देंगे। जब फार्मूला को लिख देंगे तो जो भी A1 B1 C2 B2 C1 इस तरीके का जो भी मान हमारे पास यहाँ है उसको रखेंगे यहाँ पे। देखिए तो x अपॉन में B1 का वैल्यू देखिए कितना है 5 है, तो B1 का वैल्यू हमने 5 रखा और C2 का वैल्यू देखिए -4 है, तो -4 को कुछ इस तरीके से रखेंगे माइनस, फिर B2 का जो वैल्यू है हमारे पास वो 2 है और C1 का जो वैल्यू है वो हमारे पास -9 है। तो देखिए इस तरीके से रखने के बाद इज इक्वल टू फिर इधर करेंगे तो y इज इक्वल टू आप लोग देख सकते हैं C1 का जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है ये देखिए -9 है इज इक्वल टू, और उसके बाद A2 का जो वैल्यू है देखिए 3 है माइनस, उसके बाद C2 का वैल्यू फिर -4 है इंटू, और A1 का जो वैल्यू है वो 8 है इज इक्वल टू 1 अपॉन में A1 का वैल्यू देखिए 8 है और गुना B2 का वैल्यू देखिए कितना है 2 है यहाँ से, और माइनस ऑफ उसके बाद देखिए A2 का वैल्यू 3 है गुना, और B1 का वैल्यू जो है वो 5 है, देख सकते हैं आप लोग। तो कुछ इस तरीके से हमें मान को फाइंड मतलब लिख देंगे और उसके बाद आगे हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं x अपॉन में देखिए -20 हो जाएगा, उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ और अगर 2 को 9 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा इज इक्वल टू y बट्टे देख सकते हैं -27 यानी 27, उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस और 8 चौका 32 हो जाएगा यहाँ से इज इक्वल टू 1 अपॉन में 8 दूना 16 और -3 पंचे 15, यहाँ से देख सकते हैं 16 माइनस का 15। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x इज इक्वल x अपॉन में देख सकते हैं -20 है और प्लस का 18 है, तो यहाँ पे हमें -2 बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ से देख सकते हैं y अपॉन में देखिए -27 है और प्लस 32 है, तो यहाँ से हमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से 5 निकल जाएगा, इसका +5 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 16 में से 15 गया तो 1 अपॉन में 1 बचेगा, 1 अपॉन में 1 बचेगा। तो यहाँ से हमें कुछ इस तरीके का जो है से सॉल्व करने के बाद बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, उसके बाद इसको 3 मान लेंगे। ठीक है, जब इसको हम 1 2 3 इस तरीके से मान लेंगे तो लिखेंगे 1 एंड 3 से, यानी हमें समीकरण 1 और 3 से लेंगे तो जब हम x अपॉन में -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 करेंगे तो यहाँ से देखिए x को 1 से गुना होगा तो x और -2 को गुना होगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमें x का वैल्यू निकलेगा, यहाँ से जो हमारे पास x का वैल्यू निकलेगा वो तो देखिए x का जो वैल्यू निकला वो हमारे पास -2 निकला। उसी तरीके से 1 और 3 से लेने पर -2 निकला, उसी तरीके से 2 और 3 को लेंगे, लिखेंगे 2 एंड 3 से। जब हम 2 एंड 3 से ले लेंगे तो देख सकते हैं 2 जो है से y बट्टे 5 है इज इक्वल टू, और यहाँ 1 बट्टे 1 है तो y को 1 से गुना हो जाएगा और 5 को 1 से गुना होगा तो y इज इक्वल टू 5। तो लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू जो हमारे पास निकला -2 और y इज इक्वल टू जो निकला हमारे पास 5। तो यह हमारे पास इस तरीके से आंसर निकलेगा वज्र गुणन विधि से बनाने पर के बाद। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो फार्मूला होता है, बाकी आसान होता है। जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें A1 B1 C1 ये सब का वैल्यू इस तरीके से लिखने के बाद जो भी सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जो है आलेख विधि करेंगे, तो आलेख विधि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग आलेख विधि को देखिएगा किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है।